नमस्कार दोस्तों, छोटे बड़े सभी बहन भाइयों को मेरा राम राम। गुर्जर वंश का गौरवशाली इतिहास, इस वीडियो को हम सबको ध्यान से सुनने और समझने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की ज़रूरत है। अग्निकुंड की गाथा, अग्निकुंड की सच, क्या गुर्जर सिथिन मूल के थे? चंद्रबरदाई कीर्त पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिनमें प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार क्षत्रिय वंश प्रमुख है। इस अग्निकुंड की चर्चा हमीर रासो, नैन्सी ख्यात वंश भास्कर में भी मिलती है। अग्निकुंड की इस गाथा को सही मानकर डॉक्टर भंडारकर, कर्नल टोड स्मिथ जैसे विद्वानों ने गुर्जरों का संबंध सिथिनियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। वास्तव में अग्निकुंड की गाथा को भी गलत ढंग से समझने का प्रयास किया गया है। भारतीय इतिहास में ऐसे अनेकों अवसर आए हैं जब क्षत्रिय लोगों ने अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए अग्निकुंड के समीप बैठकर सौगंध उठाई है। कुछ ऐसा ही आबू पर्वत पर रचे गए इस यज्ञ के अवसर पर हुआ था, जब हमारे क्षत्रियों ने भारतीय देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक महान संकल्प लिया था। वास्तव में यह अग्निकुंड की घटना हमारे उन 4 क्षत्रिय कुलों की यशोगाथा को जन्म देने वाली घटना है, जिसने आगे चलकर भारत के लिए बहुत क्रांतिकारी कार्य किया। यद्यपि इसे इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया है। अग्निकुंड की इस कहानी पर राजस्थान के इतिहासकार श्री देवी सिंह जी मंडावल लिखते हैं कि जब वैदिक धर्म ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया था और बुद्ध ने इसके विरुद्ध बगावत कर अपना नया बौद्ध धर्म चलाया, तो शनै क्षत्रिय वर्ग वैदिक धर्म त्याग कर बौद्ध धर्मी बन गए। क्षत्रियों के साथ साथ वैश्यों ने भी बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। क्षत्रियों के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात उनकी वैदिक परंपराएं भी नष्ट हो गई और वैदिक क्षत्रिय, जो कि सूर्य व चंद्रवंशी कहलाते थे, उन परंपराओं के सम्राट हो गए तथा सूर्य व चंद्रवंशी कहलाने से वंचित हो गए, क्योंकि ये मान्यताएं और परंपराएं तो वैदिक धर्म की थी जिन्हें वे परित्याग कर चुके थे। यही कारण है कि ब्राह्मणों ने पुराणों तक में यह लिख दिया, कलयुग में ब्राह्मण व शूद्र ही रह जाएंगे, व कलयुग के राजा शूद्र होंगे। बौद्ध के अत्याचारों से पीड़ित होकर ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्मावलंबी क्षत्रिय शासकों को भी शूद्र की संज्ञा दे डाली। दुराग्रह से ग्रसित हो उन्होंने यह भी लिख दिया कि कलयुग में वैश्य और क्षत्रिय दोनों लोप हो जाएंगे। उस काल में समाज की रक्षा करना व शासन चलाना क्षत्रियों का उत्तरदायित्व था। चूंकि वे बौद्ध हो गए थे, अतः वैदिक धर्म की रक्षा का जटिल प्रश्न ब्राह्मणों के सामने उपस्थित हो गया। इस पर ब्राह्मणों के मुखिया ऋषियों ने अपने अथक प्रयासों से 4 क्षत्रिय कुलों को वापस वैदिक धर्म में दीक्षित करने में सफलता प्राप्त कर ली। आबू पर्वत पर यज्ञ करके बौद्ध धर्म से वैदिक धर्म में उनका समावेश किया गया। यही अग्निकुंड का स्वरूप है। वे प्राचीन सूर्यवंशी व चंद्रवंशी ही थे, इसलिए बाद में शिलालेखों में भी 3 वंश अपने प्राचीन वंश का हवाला देते रहे हैं। लेकिन परमार वंश ने प्राचीन वंश न लिखकर अपने आप को अग्निवंश लिखना शुरू कर दिया। कुमारिल भट्ट 700 ईस्वी विक्रमी संवत 757 ने बड़ी संख्या में बौद्धों को वापस वैदिक धर्म में लाने का कार्य शुरू किया, जिसे आगे चलकर शंकराचार्य जी ने पूर्ण किया। अतः इन 4 क्षत्रिय वंशों को वैदिक धर्म में वापस दीक्षा दिलाने का कार्य उसी युग में होना चाहिए। आबू के यज्ञ में दीक्षा का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था जो 6वीं या 7वीं सदी में हुआ है। यह कोई कपोल कल्पना या मिथ नहीं था, बल्कि वैदिक धर्म को वापस सशक्त बनाने का प्रथम कदम था, जिसकी स्मृति में बाद में ये वंश अपने आप को अग्निकुंड से उत्पन्न अग्निवंशी कहने लग गए। आज भी आबू पर यह यज्ञ स्थल मौजूद है। वास्तव में अग्निकुंड की यह घटना भारत के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना है। जब वैदिक संस्कृति के प्रति पूर्णतः समर्पित रहे आदि शंकराचार्य जी ने इस महान यज्ञ का आयोजन इस उद्देश्य से किया था कि भारत की संस्कृति को बचाने के लिए फिर से क्षत्रिय धर्म की स्थापना की जाए, क्योंकि वह इस बात को लेकर बहुत दुखी थे। भारत की क्षत्रिय परंपरा को बौद्ध धर्म की अहिंसा का जंग लग चुका था, जिससे विधर्मियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर उपलब्ध होने लगा था। फलस्वरूप उन्होंने बौद्ध धर्म की अहिंसा के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए और इस्लाम की खूनी तलवार का सामना करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन इस उद्देश्य से कराया कि
क्षत्रिय लोग फिर अपने आप को पहचाने और जो लोग देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, वे अपना सरसों देश हित न्यौछावर करने के उद्देश्य को लेकर सामने आए। जिस पर क्षत्रियों के 4 कुलों के योद्धाओं ने शंकराचार्य जी को यह विश्वास दिलाया कि वह संकल्प लेते हैं कि किसी भी स्थिति में भारत को गुलाम नहीं होने देंगे और भारत की संस्कृति के विनाश के जो भी षड्यंत्र भीतरी और बाहरी तौर पर रचे जा रहे हैं, उन सब का डटकर सामना करेंगे। इतिहास की इतनी महत्वपूर्ण घटना को हल्के में करके दिखाया जाता है और यह कह दिया जाता है कि अग्निकुंड से 4 क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। इस मूर्खता को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और वास्तविकता के सांचे में ढालकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो इतिहास का गौरवपूर्ण पक्ष हमारे सामने आएगा। शंकराचार्य जी के इन महान कार्यों को देखकर ही महर्षि दयानंद ने उनके बारे में यह कहा है कि यदि उस समय वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए शंकराचार्य जी परिश्रम न कर पाते तो बहुत संभव था कि वैदिक संस्कृति उसी समय विलुप्त हो गई होती। जो लोग इस घटना को क्षत्रियों के साथ गुर्जरों की उत्पत्ति से जोड़ते हैं, उनसे यह भी पूछा जा सकता है कि इस घटना का क्षत्रियों से क्या मेल है। आबू पर्वत आज भी भारत में है। शंकराचार्य जी भारत के थे और प्रतिहार, सोलंकी, परमार और चौहान नाम के वे चारों क्षत्रिय कुल आज भी भारत में ही मिलते हैं, जिन्होंने शंकराचार्य जी को उस समय यह विश्वास दिलाया था कि वे हर स्थिति में भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे और भारत के भीतरी और बाहरी शत्रुओं से लड़कर उनका सफाया करने में किसी प्रकार का आलस्य, प्रमाद या संकोच नहीं करेंगे। इस घटना से यह भी समझना चाहिए कि गुर्जर जाति के लोगों ने अथवा योद्धाओं ने भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। उनके लिए भारत पहले था, भारत की संस्कृति पहले थी, भारत का धर्म और भारत की परंपराएं पहले थी, बाकी सब कुछ बाद में था। ऐसे धर्म योद्धाओं और संस्कृति उद्धारकों को विदेशी मानना या उसके लिए अनावश्यक परिश्रम करना समय को नष्ट करना मात्र है। जिन लोगों ने गुर्जर जाति को किसी कबीले के रूप में माना है, हमारा उनसे भी यह आग्रह है कि वह भी इस प्रकार की अतार्किक और असंगत बातों को परोसने से अपने आप को दूर रखें। कबीला शब्द अपने आप में एक ऐसी संस्कृति को दिखाने वाला शब्द है जहां एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता है, दूसरे खून का प्यासा होता है, दूसरे को मिटा देना चाहता है। जबकि भारत में वर्ण व्यवस्था एक ऐसी पवित्र व्यवस्था है जिसमें एक वर्ण के लोग शेष वर्णों के लोगों के कल्याण के लिए अपना धर्म निभाते हैं, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जाति में परिवर्तन होने के उपरांत भी अपने आप को किसी एक मूल तने की शाखा मानते हैं। शाखा और कबीला दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कबीला एक अलग अस्तित्व खोजता है, जबकि शाखा किसी मूल के साथ अपने आप को जोड़कर देखती है। इसलिए हमारी सोच कभी भी हिंसक नहीं थी, ना है और ना होगी, क्योंकि हम किसी एक मूल की शाखा हैं और अपने आप को अपने उसी मूल से जुड़ा रखने में, रहने में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। हम अनेकों वर्गों, संप्रदायों, जातियों, उपजातियों के होकर भी अपने एक मूल से जुड़े होने के कारण स्वयं को एक परिवार का सदस्य अनुभव करते हैं और वैसे ही रहने के सहज अभ्यासी हैं जैसे परिवार में परिवार के लोग रहते हैं। जबकि कबीला वाले लोग इस प्रकार नहीं रहते। कर्नल टोड गुजरात के चापों को शीतिन मानते रहे, क्योंकि चाप उनकी दृष्टि में विदेशी थे और चाप साथ ही सोलंकियों का संबंध भी चापों से रहा है। इसलिए टोड की मान्यताओं को उनके समर्थक भारतीय लेखकों ने सही मानते हुए यह स्थापित करने का प्रयास किया कि गुर्जर लोग भी विदेशी थे। हमारा मानना है कि कर्नल टोड की उक्त मान्यता में दोष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, इसलिए उसे गुर्जरों के बारे में सही मानना उचित नहीं है। गुर्जरों को विदेशी मानने वाले विद्वानों के मतों का निष्कर्ष, जिन विद्वानों का मत है कि गुर्जर लोग विदेशी थे, उनके मत का सार संक्षेप इतना है कि ये लोग गुर्जरों को विजेता के रूप में भारत आना स्वीकार करते हैं। विभिन्न इतिहासकारों ने यूची, खर्जर, शक, हूण, कुषाण, तुखार, कुसूर आदि से उनका संबंध होना स्थापित किया है। इन विद्वानों की मान्यता यह भी है कि मध्य एशिया, समरकंद, बल्ख, बुखारा,
ताहिया, गार्जिया, सिस्तान ईरान, खोतान कैस्पियन सागर का निकटवर्ती स्थान, खवारेजम अफगानिस्तान आदि को अलग अलग रूप से गुर्जरों का इतिहास मूल स्थान माना जाए। जब गुर्जरों को या किसी भी जाति को हमारे तथाकथित विद्वान लेखक विदेशी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तो वे यह भूल जाते हैं कि वह जिन स्थानों का नाम भारत की किसी विशेष जाति को विदेशी सिद्ध करने के लिए ले रहे हैं, वास्तव में उनके द्वारा बताए जाने वाले वे स्थान तो मूल रूप से भारत के ही एक अंग रहे हैं। पर यहाँ पर भी यही बात है कि जितने भी स्थान इन विद्वानों ने ऊपर गिनाए हैं कि गुर्जर जाति संभावित रूप से इन स्थानों से निकल करके भारत में आई थी, मूल रूप में भारत के ही अंग रहे हैं। इसलिए भारत में गुर्जर जाति को इन स्थानों से निकलने के आधार पर विदेशी नहीं माना जा सकता। वास्तव में भारत की प्राचीन काल से चली आ रही क्षत्रिय परंपरा की प्रतिनिधि जाति के रूप में गुर्जर जाति को माना जाना न्यायोचित होगा। इसका कारण यह है कि इसने ही वह गुरुतर दायित्व निभाया जो देवल आचार्य शंकराचार्य जी ने अब्बू अग्निकुंड पर क्षत्रियों को प्रदान किया था, अर्थात देश, धर्म व संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेकर दीर्घ काल तक मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में प्रवेश करने से रोका। यदि गुर्जर जाति विदेशी होती तो विदेशियों से लड़ने के लिए वह सीमा पर अपने आप को कभी भी समर्पित ना करती। यहाँ पर हम अरबवासियों को इस समय विदेशी मान रहे हैं, यद्यपि हमारा उनके बारे में भी यह स्पष्ट मानना है कि अरब भी कभी वैदिक संस्कृति का गढ़ रहा था। उनके अनेकों स्पष्ट प्रमाण हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि मक्का और मदीना या अरब के अन्य ऐतिहासिक स्थलों में भी कभी वैदिक धर्म दवजा ही फहराती थी। जब अरब वाले भारत की ओर चले तो उनका उद्देश्य भारत की संस्कृति और धर्म का सर्वनाश कर अपने मजहब और अपनी संस्कृति का परचम फहराना था। उनकी यह सोच उन्हें पहले दिन से ही भारत से अलग करती है। विपरीत मजहब तथा विपरीत सोच एक अलग देश को पैदा करते हैं। उनका मजहब, उनकी सोच और उनका आक्रमण करने का उद्देश्य यह सब कुछ ऐसे थे जो भारत को मिटाना चाहते थे, जबकि गुर्जर प्रतिहार लोगों का या योद्धाओं का उद्देश्य था कि उस विपरीत सोच, विपरीत मजहब और विपरीत संस्कृति को भारत की संस्कृति को मिटाने में सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस चिंतन को भी तर्क तराजू पर तोल कर देखने की आवश्यकता है और यह समझने की आवश्यकता है कि जो लोग इस देश को अपना देश मानकर इसके लिए अपना सब सरसों बलिदान करने को तैयार थे, वह भारत के ही थे, किसी अन्य देश के नहीं हो सकते। हम यही कहना चाहेंगे, बलिदान देना जिसको हमने समझा गौरव, जिसके हितार्थ हमने जीवन किया समर्पण, सर ऊंचा करके जिसकी गाई है हमने गाथा, हर काल में लव से सींची है धरती माता, मेरा वतन है भारत, मेरा वतन है भारत। डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपका धन्यवाद।